अभी जो हमारे लोग उन पार्टियों में काम करते हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में जो काम करते हैं, वो किसी चीज़ पे स्टैंड ही नहीं लेते। मतलब ये जो ऐसा नहीं है कि उसमें आज भी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष तो शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन अगर कांग्रेस रूल स्टेट में आप रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करेंगे तो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। वही कंडीशन जो है बीजेपी में आप देखेंगे, बीजेपी में भी वही है। जो हमारी अपनी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, अगर उसका भी लेखा जोखा देखें तो उन्होंने इस तरह का डिस्टोर्शन किया कि रिजर्वेशन प्रमोशन लागू अपने पीरियड में नहीं की। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हरियाणा के जाटों ने उसका कितना विरोध किया था। 4 शेड्यूल कास्ट को गुहाना में जिंदा जला दिया था और आज वो बैकवर्ड क्लास का स्टेटस मांग रहे हैं, क्योंकि तब उनको लगता था हम चूड़े चमार नहीं बनना चाहते। बहुजन कैलेंडर पर भारी छूट, सिर्फ 300 रुपए में 10 कैलेंडर की बुकिंग करिए। संपर्क करिए 9711 666 पर। अगर ये कास्ट सेंसस होगा तो इसका भी क्या इम्पैक्ट होगा, इसके ऊपर भी चर्चा करना चाहता हूँ। कास्ट सेंसस डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट चाहे इंदिरा साहनी जजमेंट है, चाहे नागराज जजमेंट है, जितने भी जजमेंट हैं जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, जिसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेज जो आते हैं, उनके लिए जब रिजर्वेशन की बात होती है तो वो डाटा की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस के लिए जो कास्ट रिजर्वेशन है, बेसिकली ईडब्ल्यूएस वाला कास्ट रिजर्वेशन है, क्योंकि किसी ब्राह्मण को शेड्यूल कास्ट भी बनाया जा सकता है, शेड्यूल ट्राइब भी बनाया जा सकता है और बैकवर्ड क्लास भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसको जो है आप किसी शेड्यूल कास्ट को ईडब्ल्यूएस नहीं बना सकते। ये कानून में जो उन्होंने प्रावधान किया है वो इस तरह का है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि हमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, अभी मैं 2-3 एग्जाम्पल दे के कोशिश करता हूँ इसको एनालाइज करने की। मैं छत्तीसगढ़ का केस कर रहा था रिजर्वेशन प्रमोशन का। छत्तीसगढ़ में डाटा भी था, लेकिन जो पॉलिटिकल डिज़ाइन है हमारी सरकार का, जब वो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे तब की मैं बात बता रहा हूँ, तब मैं केस हैंडल कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन सरकार ने डाली कि रिजर्वेशन के बहुत सारे पद खाली हैं तो ये रिजर्वेशन भरी जाएगी। अब वो क्योंकि हम भी उसमें वकील थे तो हमने रिजर्वेशन प्रमोशन और लिखवा दिया। तो सरकार ने रिजर्वेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में तो रिवाइव कर दिया, लेकिन रिजर्वेशन प्रमोशन जो कोर्ट की डायरेक्शन के बाद भी उन्होंने शुरू नहीं किया। तो ये जो संभावनाएं हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी वो किसी काम की नहीं है। जो आदमी पॉलिटिकल लीडरशिप में काम कर रहे, पहले जो लोग काम करते थे तो वो किसी चीज पे स्टैंड लेते थे, आज कोई स्टैंड नहीं लेता। अभी मैं हरियाणा का रिजर्वेशन प्रमोशन का केस हाल में कर रहा हूं। हरियाणा में बीजेपी है तो उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है उसमें एक कैचअप प्रिंसिपल होता है, वो कैचअप भी लगाया है। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को, शेड्यूल ट्राइब उधर नहीं है, उनको जनरल वैकेंसी नहीं मिले, इसके लिए भी प्रावधान किया है। तो ये दोनों पार्टियां जो है वो संविधान में लिखा होने के बाद जब 77th अमेंडमेंट हुआ तो हम 5-6 एडवोकेट थे, मांझी जी जानते हैं, हमारे प्रभाष यादव थे बिहार के, वो बड़े एक्टिव थे। तो हम लोग सीताराम केसरी जी सोशल जस्टिस के मिनिस्टर थे, उनके पास जाते थे और हम ये कहते सर ओबीसी का भी रिजर्वेशन प्रमोशन करो। तो वो कहते थे भाई हमारी पार्टी में सहमति नहीं बन रही है, बट अभी SC/ST का होने दो, 6 महीने बाद हम ओबीसी का भी कर देंगे। ये 1995 की बात है, आज हम 2025 में है, 30 साल हो गए। 1 साल तब कांग्रेस ने रूल किया, 10 साल बाद में किया, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। अभी जो हमारे लोग उन पार्टियों में काम करते हैं, कांग्रेस में, बीजेपी में जो काम करते हैं, वो किसी चीज पे स्टैंड ही नहीं लेते। मतलब ये जो ऐसा नहीं है कि उसमें आज भी जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष तो शेड्यूल कास्ट हैं, लेकिन अगर कांग्रेस रूल स्टेट में आप रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात करेंगे तो कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुई। वही कंडीशन जो है बीजेपी में आप देखेंगे, बीजेपी में भी वही है।
जो हमारी अपनी पार्टी थी बहुजन समाज पार्टी, अगर उसका भी लेखा जोखा देखें तो उन्होंने इस तरह का डिस्टोर्शन किया कि रिजर्वेशन प्रमोशन लागू अपने पीरियड में नहीं की। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस लड़ रहे थे उसमें हम लोग जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के वकील हैं वो हमारी एंट्री नहीं होने दी। एक आरपी जाटव नाम के यूपी जल निगम में चीफ इंजीनियर थे, वो जब भी केस को पैरवी करने को आते थे तो वो मेरे पास आते थे। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या है, इन्होंने डाटा मांगा है, तुम डाटा कलेक्ट करके 1 हफ्ते में डाटा हो जाएगा तो इसको कैबिनेट में रखो, दोबारा रूल पास कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम कोर्ट से ही कराएंगे। और कोर्ट से ऐसा हुआ केवल यूपी में रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म नहीं हुआ, पूरे देश में खत्म हो गया। तो ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब इसमें कास्ट सेंसस होगा, कास्ट सेंसस होने के बाद आपके फेवर में कोई चीज प्रोपगंडा नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारे लोग भी चैनल चलाते हैं वो भी कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। और मैंने ऐसा देखा है कि वो भी जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के लोग हैं वही उनसे वो चैनल चलवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो हमारा कोई पक्ष नहीं रख पाते। वो कोई एक इशू अगर उठाएंगे तो बाकी किसी इशू पे वो चर्चा नहीं करते। हम कोर्ट में ऐसा महसूस करते हैं कि जब हम SC/ST का मुकदमा लेके जाते हैं तो वो मुकदमा जो है वो हम सक्सीड नहीं हो पाते, उसको एक्चुअल रिलीफ नहीं मिल पाती। जब वो आदमी रिटायर हो जाएगा तब उसको रिलीफ मिलेगी। लेकिन वही मुकदमा अगर हम किसी अनरिजर्व कैटेगरी के ऑफिसर का लेके जाते हैं तो पूरा रिलीफ मिल जाता है, 1 साल 6 महीने मिल जाता है। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हम एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट है, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि उस केस को तो दूसरे को भी हम ही कर रहे हैं ना। वो जो पूरा सिस्टम है, क्योंकि हमारे लोग जिस स्थिति में काम कर रहे हैं वो मेंटली साउंड नहीं है। 80% लोग मैं दिल्ली में ऐसा महसूस करता हूं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं। हम वकीलों की संस्था जब से मैं पढ़ता था तब से हमने वकीलों की संस्था चलाई। हम वकीलों को सुझाव देते थे भाई अपना आइडेंटिटी बता के रहो, छुपा के नहीं रहो। लेकिन 99% वकील जो है वो आइडेंटिटी छुपाने में इंटरेस्ट रखते हैं। जब तुम्हें कोई जानेगा नहीं तो केस कहाँ से आएगा? केस तो उन्हीं के आने ना, जो तुम्हें जानेगा वो केस आएगा तुम्हारे पास। तो ये जो पूरा परिदृश्य है इसको अगर देखें हम तो मुझे लगता है कि हमें आत्मचिंतन की भी जरूरत है। ये कास्ट सेंसस अगर होगा, ये उन्होंने ऑलरेडी 2011 में किया और 2011 में उनको पता है कि डाटा क्या है। अगर आप मंडल कमीशन का जजमेंट का पैरा 33 देखें तो उन्होंने 17.58% पॉपुलेशन को जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी कहा है। उस 17.58% में से 5.37% लोग जो है वो अब अपने आप को ओबीसी मानने लगे हैं। जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो हरियाणा के जाटों ने उसका कितना विरोध किया था। 4 शेड्यूल कास्ट को गोहाना में जिंदा जला दिया था और आज वो बैकवर्ड क्लास का स्टेटस मांग रहे हैं, क्योंकि तब उनको लगता था हम चूड़े चमार नहीं बनना चाहते। जो बैकवर्ड क्लास जिसके बेनिफिट के लिए वो प्रोविजन आया उन्होंने ही आंदोलन किया। हमारे एक मित्र थे प्रकाश चंद, वो डिप्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल थे लॉ मिनिस्ट्री में, उनके सामने के मकान में गुज्जर रहते थे। तो उस 4-5 दिन बसें चली नहीं तो हम पैदल ही जा रहे थे, प्रकाश चंद जी हमें मिल गए, फिर वो हमारे उसके जो पड़ोसी थे वो मिल गए। अल्टीमेटली हम उनके घर में चले गए। उन्होंने कहा वकील साहब को चाय हम पिलाएंगे, तो हम उनके घर में चले गए। 5 मिनट ही हुई थी, उसका लड़का आया और उसने कहा बाबू आज तो मैंने बस जला दी। गांव की बैकग्राउंड के थे, भाषा यही होती है, इसलिए मैं समझता हूँ आप समझेंगे उसको। तो उसने, क्योंकि हम दोनों बैठे थे तो इसलिए उसने कहा भाई तन्ने क्यों जला दी बस? तो उसने कहा बाबू ये चूड़े चमारों की रिजर्वेशन होगी, इसलिए उसने वो गांव, ये जो अंडूजगंज में मकान है, एक खुट्टी सी थी उस पर डोगा टांग रखा था, तो उसको बहुत पीटा था। हमने छुड़वाया उसको, भाई ऐसे समझाओ। तो उसने पीटते पीटते ये बताया कि मैंने तो पहले भी बताया था 2 बार जब बस जलाई थी। तो वो उसका बस जलाने का पहला इंसिडेंट नहीं था। ये जो हमारी जो प्रॉब्लम है वो हमारी आइडेंटिटी की है। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी क्लियर नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये अगर कास्ट सेंसस होगा तब भी हमारे फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि जो मीडिया है उसके ऊपर पूरा कंट्रोल है उनका। और हमारा जो मीडिया का चैनल है वो रिस्ट्रिक्टेड चैनल है, उसका अपना एजेंडा है,
वो उसको कौन चला रहा है, उसकी बैकग्राउंड में कौन है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन कंडीशन हमारी वही है। मंडल कमीशन जो है उसने कहा कि डाटा अवेलेबल होगा तब आप रिजर्वेशन देंगे। उन्होंने पोस्ट को कैसे रिस्ट्रिक्ट करना है, सारे पैरामीटर बनाए। जो हमारा संविधान है उसमें एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात है। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन अगर 52% लोग हैं तो 27% कैसे हो सकता है? लेकिन वो 27% भी आपका गुजरात है, आपका मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, जिसके हम केस कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं करा, आपको बता रहा हूँ जिसकी मुझे फैक्चुअल नॉलेज नहीं है। जो हम केस करते हैं मैं केवल उन्हीं की बता रहा हूँ। वो स्टेट आज भी वहाँ पे नहीं, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में ओबीसी को 14% दिया तो हाईकोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया उसको। अभी सुप्रीम कोर्ट से जो मैं बता रहा हूँ कि उसके बारे में हमने उसको रिजर्वेशन प्रमोशन भी ओपन कराया, तो वो शेड्यूल कास्ट का है वहाँ 12%, 32% है शेड्यूल ट्राइब का और 14% है बैकवर्ड क्लासेज का। ये करने से 58% हो जाता है, इसलिए हाई कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया। जब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में आया तो उसमें रिजर्वेशन की पोस्ट भरने के लिए कोर्ट से ये सिफारिश हुई कि भाई आप भर सकते हो। ऐसा ऑर्डर उन्होंने परमिटिंग ऑर्डर किया, परमिसिबल आपको होगा रिजर्वेशन की पोस्ट भरना। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई पोस्ट नहीं भरी और रिजर्वेशन प्रमोशन के लिए कोई ऑर्डर भी इशू नहीं किया। रिजर्वेशन प्रमोशन कोई ऐसी चीज नहीं जो केवल हमारे देश में पाई जाती है। जब नागराज का जजमेंट हम कोर्ट में डिबेट कर रहे थे तो मेरे साथ एक लड़का था जय कृष्णन, अभी वो डिस्ट्रिक्ट जज है केरला में। तो उसने कहा सर हम किसी दूसरी ज्यूरिसडिक्शन का, मतलब दूसरे देशों में ये रिजर्वेशन प्रमोशन है कि नहीं, हम इसके ऊपर देखते हैं। तो हमने बहुत सारे कंट्री में देखा, 7-8 कंट्रीज में रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था थी, उसका नाम डिफरेंट था। तो एक अमेरिका का जजमेंट हमें मिला। अमेरिका में यूएस वर्सेस फिलिप पैराडाइज 87 का जजमेंट है, जिसमें 50% रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था थी और वहाँ जो ब्लैक्स थे उस पर्टिकुलर एरिया में वो केवल 25% थे। जब तक उनकी पॉपुलेशन के मुताबिक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तब तक 50% रिजर्वेशन आप उनको देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वहाँ। और जब वो जजमेंट हमने कोर्ट में प्रोड्यूस किया, इनिशियली तो हम लोग इंटरवीनर थे, वो कन्फेडरेशन होती थी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हमें आर्गूमेंट करने का सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम है। 5 इधर वाले एडवोकेट आर्ग्यू करो, 5 इधर वाले करो, बाकी जो है वो अपना कोई सबमिशन करो, उसको भी कोई पढ़ता नहीं है। पर उन दिनों में राजा रामपाल एक एमपी होते थे, 11 एमपी को निकाला, तो राजा रामपाल का मैं केस कर रहा था और उसकी ड्राफ्टिंग से चीफ जस्टिस सब्रवाल प्रभावित हुए। तो मैंने कहा माय लॉर्ड वी हैव द केस व्हिच हैव बीन आर्ग्यूड, आवर पॉइंट हैज नॉट बीन आर्ग्यूड। तो उसने कहा व्हाट इज योर पॉइंट? मैंने कहा माय लॉर्ड इन यूएस दे आर फॉलोइंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, यू मीन दे हैव कोटा? मैं कहा यस माय लॉर्ड दे हैव कोटा। उसके बाद उन्होंने 15 मिनट के लिए हमें अलाउ किया, आधे दिन सुना और उस वजह से वो 4 अमेंडमेंट वैलिडेट हुए। लेकिन वो 4 अमेंडमेंट की वैलिडिटी अपहेल्ड होने के बावजूद भी वो कहीं लागू नहीं हुए। अगर उसको सही मायने में देखेंगे वो कहीं पे भी लागू नहीं हुए। तो हमारा संविधान जो है, संविधान को जब नहीं मान रहे हैं तो ये कास्ट डाटा आप कलेक्ट भी करेंगे तो कितना मानेंगे? तो इसलिए जब तक आप जागरूक नहीं होंगे तो कुछ भी आप करेंगे उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आप अपने टीवी चैनल्स, अखबार इंडिपेंडेंट अच्छे एस्टेब्लिश करिए ताकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में जा सके। क्योंकि आज जो पॉइंट ऑफ व्यू पब्लिक में जा रहा है वो आपका व्यू नहीं जा रहा है। जब तक आपका व्यू पब्लिक में नहीं जाएगा तब तक पब्लिक की ओपिनियन चेंज नहीं होगी। बहुत बड़े पैमाने पे लोग ऐसा समझते हैं कि वोटिंग मशीन से वो हेराफेरी करके चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सर्कमस्टांसेस बना रहे हैं जिससे वो वोटिंग मशीन जस्टिफाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि वोटिंग मशीन अगर वो यूज भी कर रहे हैं तो ऐसे सर्कमस्टांस बना के वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर रहे हैं ताकि लोग रिलाई कर रहे हैं। अब जैसे छत्तीसगढ़ का जो मैंने उदाहरण दिया, जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको आपने पूरा डिस्टर्ब करके रखा 5 साल, उसको कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया, इसके बावजूद कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था। तो आप वहां से कैसे चुनाव जीत जाएंगे? अगर उन्होंने गलत भी जीत लिया तो कैसे उनके खिलाफ तो कोई ओपिनियन नहीं बनेगी। तो इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है इसको हमें इस तरह से देखना है कि हमें अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए, हमारा अपना मीडिया होना चाहिए और हर व्यवस्था में जो भी
ब्रांचेज है उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के आधार पे। अगर हम 90% है तो हमारा 90% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी पॉपुलेशन 90% से कम नहीं है। अगर 12.37% पॉपुलेशन 1931 में थी तो वो उस समय भी पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे कम हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी पॉपुलेशन हमारी तुलना में उतनी नहीं बढ़ सकती, इसलिए वो आधे तो हो ही गए होंगे। इसलिए वो 6-7% से ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन नहीं है। लेकिन हमारे जो लोग हैं वो कोई ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करके कोई चर्चा नहीं करना चाहते। जब तक हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, उसके ऊपर कोई विचार नहीं करेंगे, और हमें ये भी नहीं देखना ये पार्टी हमारी है ये तुम्हारी है, क्योंकि सभी पार्टियों का जो मेन कंट्रोल है उन्हीं के पास है। इसलिए कोई पार्टी एक्स आ जाए, वाई आ जाए, जेड आ जाए, होना वही है जो उन्होंने डिसाइड करना है। इसलिए हमें अपना सिस्टम खड़ा करना है, और वो सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि हमारा बोलने वाला आदमी होना चाहिए। जैसे सर छोटू राम कहते थे कि एक किसान बोलना सीख ले, तो वो बोलने वाला आदमी आज भी हमारे पास नहीं है। जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक जो है कोई चेंज नहीं आ सकता। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पता नहीं कैसे ये राइट्स संविधान में अंगीकृत किए। मैं कई बार सोचता हूँ कि बहुत इम्पॉसिबल काम किया उन्होंने, लेकिन आज जो उसके सिस्टम से प्रभावित लोग हैं, जो उसके सिस्टम के साथ जुड़े लोग हैं, वो बिल्कुल भी किसी काम के नहीं लगते मुझे। मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, उनका कोई सिस्टम नहीं है, वो किसी चीज़ पे भी स्टैंड नहीं ले सकते। जब तक आप प्रिंसिपल के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रिंसिपल के साथ खड़े होकर इतना बदलाव लाए। अगर वो प्रिंसिपल के साथ खड़े नहीं होते तो बदलाव नहीं आता। जो पार्टी बहुजन के नाम से खड़ी हुई वो सर्वजन हो गई। ये जो है विचित्र व्यवस्था है, फिर भी उसके फेवर में बात करने वाले लोग मिलते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि जो भी व्यवस्था आप क्रिएट करेंगे वो व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप जो गरीब आदमी है उसकी तरफ देखें। आज जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगराइजेशन किया और क्रीमी लेयर लगाया। जो हमारे देश का राष्ट्रपति है उसको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे। एक IAS ऑफिसर क्या है, जो अभी ये दिल्ली में हौजखास में मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, उसमें राष्ट्रपति को नहीं घुसने दिया, रामनाथ कोविंद को इसमें अजमेर में और आपका पुष्कर में और उड़ीसा में जो मंदिर है उसमें नहीं घुसने दिया। अब ये प्रेजेंट राष्ट्रपति को हौजखास के मंदिर में नहीं घुसने दिया, लेकिन फिर भी हम समझते हैं नहीं ऐसा नहीं है। जो कोविंद साहब का काम था वो उन्होंने किया होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं किया होता तो वो कैसे FIR दर्ज होती। उड़ीसा के केस में FIR दर्ज है, अगर आपको नहीं पता हो। और जो राजस्थान का केस है, राजस्थान में 3 दिन बाद जो मेडिकल डॉक्टर था, डॉक्टर अशोक मेघवाल, उसने उस पुजारी के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से वो क्रिमिनल केस फेस कर रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। जो हमारा कनेक्टिविटी है, उस अशोक मेघवाल का कोविंद साहब से क्या लेना देना था, लेकिन वो ऐसा समझता है कि भाई अगर उसके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए हमें ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। जो भी आप देखेंगे बहुत बड़े पैमाने पे ये जो पंजाब है, पंजाब में एडवोकेट जनरल ऑफिस में रिजर्वेशन की व्यवस्था की। तकरीबन 1 साल तक वो व्यवस्था होने के बावजूद उन्होंने कोई पोस्ट नहीं भरी, कोर्ट से कोई स्टे नहीं था। हम बिना पैसे के 5-6 बार चंडीगढ़ गए, उसके बावजूद वो कोर्ट से जो है उसमें कोई भी इंटरिम ऑर्डर नहीं हुआ हमारे खिलाफ, क्योंकि वो पिटीशन किसी और की थी, हमारे पक्ष में इंटरिम ऑर्डर होने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने वहाँ एक भी आदमी भर्ती नहीं किया। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, किसी भी पार्टी में जाएंगे, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रभावित नहीं हूँ, इसलिए मैं सब पार्टियों को बराबरी नज़र से देखता हूँ। अगर आपको करना है तो आपको खुद संगठित होना पड़ेगा। अगर आप खुद संगठित होंगे तभी आपके अधिकार जो है सुरक्षित होंगे, नहीं तो ये हर चीज़ में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब वो औरंगजेब बेचारा कितने साल पहले था, जब वो राज में था तब तुमने सारे बेनिफिट लिए, और अब वो राज में नहीं है तो अब उसकी कब्र तोड़ना चाहते हो। ये पूरी व्यवस्था जो है किस पैमाने पे आपके राइट्स को प्रभावित कर रही है, ये सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको बहुत कीमती वक्त लिया, और जो भी कोई सोशल एस्पेक्ट पे जो भी जजमेंट है उसमें कोर्ट हमेशा ये मान रहा है
कि डाटा होना चाहिए। अगर कोर्ट बिना डाटा के SC ST OBC को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दे रहा है तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो कास्ट सेंसस नहीं होना चाहिए। और कास्ट सेंसस जो होगा उसको बड़े पैमाने पे प्रभावित करना चाहिए। जैसे मैं बताने लगा था, शायद बीच में कुछ वो हो गया, तो जेटली साहब ने 2011 के बाद, जब ये 14 के बाद जब आ गए, तो जेटली साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वित्त मंत्री थे शायद वो, तो उन्होंने कहा कि भाई ये डाटा डिफेक्टिव है। और उसके बाद जो सेंसस कमिश्नर था, रजिस्ट्रार जनरल शायद उसकी पोस्ट का नाम है, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 98.6% हमारा डाटा सही है। 100% तो कोई भी डाटा सही नहीं होता। तो इसलिए 2011 में उनके पास डाटा अवेलेबल है, उनको पता है वो 6% है, 7% है, जो भी उनकी परसेंटेज है, तो वो उसको उन्होंने ओपन इसीलिए नहीं किया। अगर उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती तो डेफिनेटली ओपन करते। इसलिए ये जो सारी व्यवस्था है, इसको हमें अपने लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को बिना पार्टीबाजी के, मतलब पार्टी आप अपनी रखो, पॉलिटिकल पार्टी जो करना है वो करो उसके साथ, लेकिन आपको अपने अधिकार के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग होनी चाहिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। समाज में इतनी ज़्यादा दयनीय दशा है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया कि आज पब्लिक सर्विसेज में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, पब्लिक सर्विसेज में कोई नौकरियां अवेलेबल नहीं है। तो आज यंग लड़के PhD करके, MSc करके, MTech करके वो खाली बैठे हैं। ये क्योंकि हिंदू मुसलमान और ये कास्ट वाला जो एस्पेक्ट है, कास्ट में आपस में लड़ा दो। अब वो कोई पोस्ट, ये जो पंजाब है, जैसे कैटेगराइजेशन के बारे में चर्चा हो रही है, पंजाब में शेड्यूल कास्ट की अकेले पॉपुलेशन 32% है, लेकिन वहाँ रिजर्वेशन 25% है। और जो प्रमोशन है उसमें क्लास 1 क्लास 2 में 14% है और क्लास 3 क्लास 4 में 20% है। तो 18% एक जगह नहीं दे रहे और 16% एक जगह नहीं दे रहे। आप ये देखिए कि 7% वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या एजुकेशन में नहीं मिल रहा है, तो कितने बड़े पैमाने पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन कोई भी आदमी अपनी पार्टी से ऊपर उठ के कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जब तक हम पार्टी से ऊपर नहीं उठेंगे तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं हो सकता, कोई हमारे राइट सुरक्षित नहीं हो सकते। मुझे लगता है कुछ लोगों को इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई होगी, बट मैं जो मेरा विचार है मैं उसके हिसाब से ही आपको बताने आया। मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को उस तरह से सहानुभूति रखने वाला काम भी नहीं करता हूँ। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग राजनीति से ऊपर उठेंगे। राजनीति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके अधिकार राजनीति से मिले, इसलिए राजनीति में आपको एक्टिव होना चाहिए, लेकिन इफेक्टिवली एक्टिव होना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं चुनाव हो रहा है तो MP MLA की टिकट मांगने लग जाऊंगा, ऐसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आपके अधिकार के लिए आपको खड़े होना चाहिए, तभी कुछ चेंज आएगा। इसी के साथ मैं आप लोगों का आभारी हूँ, मांझी साहब का, कठेरिया साहब का और गौतम साहब और हमारे दूसरे साथियों का, कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान। धन्यवाद।